क्लास 10 आईसीएसई ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जिस बुक को फॉलो करते हुए हम लोग को चलना है वो होगा वीना भार्गव। पहला पेज पे फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन। Among the most valuable resources of India, its magnificent forest plays a very important role in its climate as well as economic development. Natural resource क्या है आप लोग को पता होगा। नेचुरल रिसोर्स मतलब होता है वो सारे रिसोर्स जो हम लोग को नेचर यानी कि नेचुरल सोर्स के थ्रू मिलता है, जिसके लिए हम लोग को कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। देखिए रिसोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैन मेड। सर रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस का मतलब होता है वो चीज जो हम लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड करे। यूटिलिटी का अर्थ होता है जो हम लोगों का वो चीज जो हम लोगों का नीड को सेटिस्फाई करे। सपोज आपको पानी पूरी खाने का बहुत तड़प है और आप पानी पूरी खाए, तो पानी पूरी खाने के बाद आपका जो नीड था वो फुलफिल हो गया, तो पानी पूरी आपके लिए क्या हो गया? रिसोर्स। एक्चुअल में बात यह है बच्चों कि हमारे अगल बगल अवेलेबल हर एक चीज एक रिसोर्स है। अब वो आइदर मैनमेड होगा या फिर नेचुरल होगा। सन रेज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है, वो नेचुरल रिसोर्स है। अगल बगल इस रूम में देख लीजिए, पानी का बॉटल पड़ा हुआ है, वो भी हम लोगों का नीड को फुलफिल करता है, हम लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वो भी रिसोर्स है, प्रोवाइडेड कि वो मैनमेड है। भगवान ऐसे हाथ किया और पानी का बोतल हाथ से निकल गया, ऐसा नहीं है, वरना वो भी हम नेचुरल में काउंट कर देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। फॉरेस्ट भी एक नेचुरल रिसोर्स है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका प्रोटेक्शन ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए या ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है। ऑल्दो सेकंड सेंटेंस बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, फॉरेस्ट को और डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस एंटायर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट है तो इकोसिस्टम में CO2 O2 बैलेंस मेंटेन है। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट के वजह से रेनफॉल भी होता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट का बहुत इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि आप लोग देखे होंगे ये मूवी, यदि इसको बोलते हैं पुष्पा, ये वाला जो मूवी देखे होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि लाल चंदन का लकड़ी, रेड सैंडलवुड बहुत कॉस्टली होता था, इसीलिए तो उसका तस्करी किया जा रहा था ना। वो तो खैर हो गया 420 वाला लाइन, मतलब चोरी चिटिंगबाजी वाला लाइन हो गया। बट यदि हम लोग इकोनॉमिकल या कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट से देखें, इकोनॉमिकल या कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट से देखें, तो फॉरेस्ट से हम लोगों को टिम्बर मिलता है, और आप लोग में से भी किसी या किसी के पेरेंट्स या रिलेटिव्स लकड़ी का कारोबार करते होंगे, जिसको बोला जाता है लंबरिंग। ये एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? लंबरिंग। तो वो क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था कि फॉरेस्ट जहाँ पे है वहां पे लंबरिंग एक्टिविटी होता है। अलग अलग पेड़ का, लकड़ी का बहुत सिग्निफिकेंस होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे साल गांच का लकड़ी, साल पेड़ का लकड़ी यदि इस्तेमाल किया जाए और उससे यदि फर्नीचर बनाया जाए तो फर्नीचर बहुत लंबा चलता है। तो ये जब इतना लंबा चलने वाला फर्नीचर ये फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेस्ट का अवेलेबल ट्री प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लकड़ी फ्री में तो नहीं मिलेगा, उसका दाम होगा। तो उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा व्यापार होता है, इसका बहुत बड़ा कारोबार है। तो अनडाउटेबली फॉरेस्ट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया जिसके द्वारा हम लोगों को पैसा कमाने का सोर्स मिले। साथ ही साथ फॉरेस्ट से बहुत सारा मेडिसिनियल हर्ब्स मिलता है, जो मेडिसिनियल हर्ब्स से डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन बनता है। आयुर्वेद का बात करिए तो, होम्योपैथी का बात करिए तो ये क्या हो गया? ये आपका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉरेस्ट के थ्रू हम लोगों को देखने मिलता है। क्लियर है अब तक? आगे देखेंगे। Forests are our renewable resources and help in maintaining ecological balance, reduces pollution, maintains humidity, purify air,
and are a source of timber, fruits, flowers and fuel. Fuel क्यों? क्योंकि आप लोग देखते होंगे ईंधन का काम करने के लिए जंगल से लोग लकड़ी काटते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं। अभी भी फॉरेस्ट एरिया में या गांव के लोग पहाड़ी इलाके में जाते हैं या जंगल इलाके में जाते हैं, लकड़ी वगैरह काट करके लेके आते हैं, तो उनके लिए फ्यूल का काम क्या कर रहा है? फॉरेस्ट में अवेलेबल लकड़ी, राइट? ओके। द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखिए, आप लोग सॉइल्स ऑफ इंडिया में पढ़े थे कि कोई ऐसा बैरन लैंड जहां पे कोई भी ट्री नहीं हुआ, यदि कोई बैरन लैंड का मतलब क्या हो गया? डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जहां पे कोई वेजिटेशन कवर नहीं है, वहां पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है तो मिट्टी बहुत लूज है और बहुत इजीली इरोड हो जाता है। मगर फॉरेस्ट में न्यूमरेबल ट्रीज है, इनन्यूमरेबल ट्रीज है, वो सारे ट्रीज मिट्टी को क्या करते हैं? पकड़ कर रखते हैं। तो इरोजन फॉरेस्ट में बहुत कम होता है। हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट के वजह से सॉइल इरोजन काफी हद तक कम हो जाता है। क्लियर? तो फॉरेस्ट को बचाना किसी भी तरीके से गलत नहीं है, मगर हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ह्यूमन बीइंग यहाँ पे अपना सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट एरियाज को काट करके उसको रेसिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करता है, इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस में, तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का बहुत अच्छा पॉश एरिया है। जितने भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज से पूछिए कि आप लोगों का रायर हट कहाँ होगा, तो लोग बोलेगा फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आप किसी पशु को पिंजड़े में बांध करके रख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सुपीरियर फीलिंग हो रहा होगा कि आप ऑटोक्रेटिक है, आपके इशारे पे पंछी जो है बैठा हुआ है, आप उसको हमेशा देख पा रहे हैं, आप उसको अपना गुलाम बना करके रखे हैं। एक आप वो दृश्य देखिए और एक खुले आसमान के नीचे पंछी को उड़ते हुए देखिए, जंगल में उड़ते हुए पंछियों को देखिए, क्योंकि कितने खुश हैं और पंछियों को बहुत सेफ और सुरक्षित सा, एकदम सिक्योर सा महसूस होता है। वो कौन सी जगह है? फॉरेस्ट। सर क्यों नहीं शहरी इलाका? शहर में इतना पोल्यूशन है कि पॉसिबल नहीं। आगे देखें, according to the state of forest report 2013, the total forest cover of the country is 69.09 million hectare of the total geographic area of the country. इसका मतलब समझिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यदि हम लोग स्टैट्स को देखें तो स्टैट्स के अनुसार हिंदुस्तान का टोटल, देखिए हिंदुस्तान का टोटल जब ज्योग्राफिक एरिया का बात कर रहा है, तो जितना आप देख रहे हैं ये सब का ज्योग्राफिक एरिया हो गया, ये सब ज्योग्राफिक एरिया हो गया। ये पूरा ज्योग्राफिक एरिया के अंदर में बोलता है कि 22%, कोई 22% एक पर्टिकुलर जगह में नहीं है, 22% अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे, ये जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, ये वाला जो जगह आप देख रहे हैं, वेस्टर्न घाट वाला जो हिस्सा है, इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। बहुत सारा फॉरेस्ट यहाँ पे है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपको फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन पे दिखाई पड़ेगा, जिसको माउंटेन फॉरेस्ट बोला जाता है। उसके बाद आपको एक डेजर्ट फॉरेस्ट दिखाई पड़ेगा, जो आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगा, थार डेजर्ट एरिया में दिखाई पड़ेगा। तो टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 22% है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के टोटल ज्योग्राफिक एरिया के कंपैरिजन में काफी कम है। ऑल्दो ये 2013 का रिपोर्ट था, करंट स्टेटस और ज्यादा खराब है। अभी ये डिक्लाइन होकर के 20% के आसपास आ चुका है, जबकि ये बढ़ना चाहिए था। देखिए कितना बड़ा हम लोग नुकसान कर रहे हैं कि हम लोगों को जिस सोर्स से, जिस माध्यम से ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग उस सोर्स को खत्म करते जा रहे हैं। जबकि हम लोग को खत्म क्या करना चाहिए था? हम लोग को खत्म करना चाहिए था उस सोर्स को जिससे कि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, मगर हम लोग खत्म क्या कर रहे हैं? जिससे कि हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, और बढ़ा किसको रहे हैं? जिससे कि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कैसे? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। आज के समय में हर कोई के घर में एसी एंड तरह तरह का लग्जरियस गुड्स का रिक्वायरमेंट रहता है। कार हर कोई को चाहिए। एक घर में चारों लोग ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए एक ही बिल्डिंग पे, मगर चारों लोग अपना अलग अलग स्टेटस, अपना अलग अलग स्पेक दिखाने के लिए अलग अलग 4 कार लेकर के जा रहे हैं, और चारों कार से अलग अलग पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है।
तो ये क्या है, ये बेवकूफी है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान सरकार, सिर्फ हिंदुस्तान सरकार नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिसाइड किया है अब ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा। और ये आप सबसे मेरा सुझाव है, आप सबको मेरा सुझाव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग जरूर यूज करना फ्यूचर में। जब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों को बाइक खरीदना है, आप लोग जब बड़े होंगे तब तक इलेक्ट्रिक कार भी आ जाएगा, वो रिमोट वाला नहीं, तो बच्चे लोग खरीदता है वो नहीं, ठीक है। तो उस सर्कमस्टेंस में आप लोग इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक उसको ही प्रेफर करिए। इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग में से किसी के पास होगा तो बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं। द नेशनल forest policy has laid down a target of raising the area covered by forests in India to 33.3%। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ से टारगेट किया गया है। हिंदुस्तान की किस बॉडी की तरफ से टारगेट किया गया, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। यहाँ बोल रहा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, दिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग इस बात को तय किया है कि हिंदुस्तान में टोटल 33.3% एरिया फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश हमारे हिंदुस्तान में जो ये टारगेट सेट किया गया है, ये बढ़ने के बजाय और घटते जा रहा है और डिक्रीज होते जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, एज पर द एक्सपर्ट्स ओपिनियन द मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया शुड बी 1/3 ऑफ द टोटल एरिया। फिर से समझिएगा, हिंदुस्तान का जो पूरा ज्योग्राफिक एरिया है, एक्सपर्ट्स का माने तो हिंदुस्तान में जितना पॉपुलेशन है जो कि बढ़ते जा रहा है 4x टाइम्स, हमारे 40 का प्रोग्राम चल रहा, उसको देखते हुए एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि टोटल 1/4 एरिया आपका फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 33.3% भी जो सेट किया गया है वो काफी कम सेट किया गया है। हम लोग उतना भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे पहले जितना था उससे और डिक्लाइन करते जा रहे हैं। As such, only about 21.02% of the total geographic area or land is under forest area. हिंदुस्तान में टोटल 21.02% एरिया जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आ रहा है। The destruction of forest has led to the extermination of wildlife in our country. आप लोग सुंदरबन से रिलेटेड कई बार ऐसा न्यूज सुने होंगे कि सुंदरबन में क्योंकि ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां के अगल बगल के एरिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसान रूपी जानवर वहां पे भी जा करके सेटल होना शुरू हो गए हैं। इसलिए वहां पे जितने वाइल्ड लाइफ स्पीसीज थे वो लोग अब दिन पे दिन एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी सब वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है वो लोग इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, कई बार अपना जान बचाने के चक्कर में वो लोग अगल बगल के गांव में भूल जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ वो लोग भागे, और ऐसा करते हुए वो लोग अगल बगल के गांव में जाते हैं। अब गांव में यदि उनको किसी से इनसिक्योरिटी फील होता है तो उसका फाइल वहीं पे क्लोज कर देते हैं, बाद में इनका खुद का भी फाइल क्लोज करते हैं। सच ये है कि रॉयल बंगाल टाइगर का क्वांटिटी काफी घटते जा रहा है। सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर ही नहीं, राइनासोरस एंड बाकी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं जिनका संख्या दिन पर दिन घटते जा रहा है। क्योंकि आज के समय में टूरिज्म बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, टूरिज्म सेक्टर बहुत पॉपुलर हो रहा है। अब टूरिज्म में लोगों को देखिएगा, लोग अक्सर अब फॉरेस्ट जाना पसंद करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाना पसंद करते हैं। गिर चले गए, पन्ना चले गए, ये सब अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये लोग जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन नहीं रहने दिया जा रहा है। इसीलिए जब कोई आदमी फॉरेस्ट घूमने जाता है तो उसको बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है। उसको बोला जाता है कि आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते हैं। सिमिलरली उसको बोला जाता है कि आप कोई भी पैकेट वगैरह आप यहाँ पे नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि आपका ऐसा करने से पोल्यूशन होता है। और देखिए,
एक बात समझिए, जानवरों को क्या पता है कि प्लास्टिक है कि क्या है, वो उसको खा लेते हैं। हम कई बार देखे हैं, मेरा बचपन उस जगह में बीता है जहाँ पे अगल बगल स्टेबल होता था, खटाल होता था, गाय वगैरह वहां पे रहते थे। तो हम कई बार देखे कि आंटी लोग पूजा वगैरह करने आती थी, गाय को रोटी खिलाई, गुड़ खिलाई, और जिस प्लास्टिक में लेके आती थी प्लास्टिक भी वहीं फेंक देती थी। ये कितना स्टुपिडिटी था। गाय को क्या पता कि प्लास्टिक, गाय भी इस प्लास्टिक को खा ले रहा है, इसमें कितना केमिकल्स है। एक तरफ बोला जा रहा है गौ हमारी माता है, गाय को माँ का दर्जा देती है और माँ को एक कचड़ा खिला रही है। ये इंसान का स्टुपिडिटी। और इंसान कितना बेवकूफ है इसके बारे में पहले भी जिक्र किए हैं। रास्ते के किनारे जो कुछ कुत्ते बैठे रहते हैं, चलते चलते उनको भी डिस्टर्ब करेगा, उसको लात मारेगा, उसके ऊपर पत्थर फेंकेगा। अपना मानसिक मरीज होने का पूरा परिचय ये लोग रास्ता चलते चलते देते हैं। ऐसे तो इंसान का ये मानसिक मरीज होना समझ में आता था। रास्ता चल रहे हैं, अचानक से हंसने लग गए, फोन देख रहे हैं, अचानक से बहुत जोर से हंसने लग गए। तो इनके मानसिक मरीज होने का प्रमाण बहुत सारे सूत्र से मिल रहा था। बट और ये लोग इसमें कई सारा पॉइंट ऐड करके इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ये लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। पहले के समय के लोग, हमारे बुजुर्ग 70 साल 80 साल आराम से जिया करते। मेरे चीन परिचित में एक महापुरुष 95 साल 95 ईयर्स के एज में उनको हम देखा करते थे। ठंड के सीजन में सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते थे और माफलर वगैरह पहन करके दौड़ा करते थे। वो दौड़ा करते थे पूरा 1 किलोमीटर के आसपास। वो जॉगिंग नहीं हो रहा है, वो पूरा रनिंग हो रहा है वो उनका 95 ईयर्स में, और एकदम तंदुरुस्त। 5-6 घर का काम तो खुद ही कर लेंगे, इतना उनके अंदर एनर्जी होता था। क्योंकि पहले का एनवायरनमेंट और अभी का एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस हो गया है। अभी आप लोग शहर में रहते हैं बच्चों, पहले भी बारे में शायद जिक्र हुआ है मेरी तरफ से, आपके अंदर हमेशा एक इरिटेशन होता है। आप बाहर निकलेंगे, आपके संग सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, मगर इतना कंजेशन देख करके सांस ले रहे हैं तो शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, आपको बहुत इरिटेशन फील होता है। वही आपको एक, आप जब गांव जाते हैं आपका पूरा दिल खुश रहता है। माइट भी आपको वहां पे मॉल नहीं मिलता हो, माइट भी आपको वहां पे और बहुत सारा लग्जरी डोमिनोज नहीं मिलता हो, बट इन सबको साइड करके यदि बात किया जाए तो वहां आपको खुला एनवायरनमेंट मिलता है, वहां आपको शुद्ध हवा मिलता है। और गांव के लोग आज भी ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं कंपेयर टू अस, क्योंकि हम लोग का आदत खराब हो गया है। हम लोगों को चाहिए कि हाँ, कोई मेहनत करके कहीं से काम करके आए हैं या कहीं पे क्लास करके आए हैं या पढ़ा करके हम आ रहे हैं, तो हमको संग संग खेती चाहिए। हम लोग संग संग स्पॉन्टेनियसली लग्जरियस लाइफ का अभिलाषा होने लगते हैं। गांव के लोग को देखिए बहुत रफ एंड टफ होते हैं, उनको आप रोटी घी नमक दे दीजिए वो भी खा लेंगे, अच्छा खाना दीजिए तो वो भी खा लेंगे। यहाँ पे शहर के लोग अपने आप को इस तरीके से ढाल चुके हैं, ये लोग कोची बच्चे हो गए हैं, ममा सन एंड पापा परी होते आ रहे हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते जा रहा है दिन पे दिन। यही नतीजा है कि आप लोग में से किसी को बोल दे कि चलिए 2 किलोमीटर कंटिन्यूसली दौड़ा जाए, आप लोग रेडी नहीं होंगे। 90% शहर के बच्चे, ये लोग मिलिट्री में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है ये लोग रिटर्न निकाल लेंगे। थोड़ा ग्रे मैटर तो भगवान दिया है इन लोगों के, रिटर्न तो निकाल लेंगे, मगर मिलिट्री में जब फिजिकल एग्जाम आता है उसमें लोग चल बसेंगे। इन लोगों को जहां बोला जाए लॉन्ग जंप हाई जंप, अब ये लोग एक तल्ला से नीचे कूद करके लोग अपने आप को बहुत बड़ा जिम्नास्ट समझते हैं। जब आप मिलिट्री का फिजिकल निकालने जाइएगा, बहुत लंबा लंबा आपको छलांग मारना पड़ता है, आपको बहुत सारा उसमें कसरत करना पड़ता है। यहाँ पे खाली जिम गए, जिम में जा करके डंबल उम्बल उठा लिए, थोड़ा भागने वाला मशीन में भाग लिए, ये सब हरकत कर लिए, थोड़ा चिड़िंग पकड़ करके झूल गए, ठीक है, थोड़ा बटरफ्लाई कर लिए, ऐसा करके इन लोग को लगता है कि लोग बहुत अच्छा फिट हो गए हैं। और यही इन लोग को बोल दीजिए 5 तल्ला से सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर 10 बार अप डाउन करिए, देखिए वो काम नहीं करेंगे, सारा फिटनेस खत्म। और थोड़ा हमारे आर्मी वालों को देखो, पता है मेरे कई सारे मित्र हैं जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं,
रिटर्न निकाल चुके हैं, अब फिजिकल का समय है। 4-4, 5-5 किलोमीटर, मतलब यहाँ से अवनी मॉल, मंदिर तल्ला, कंटिन्यूअसली एक सांस में दौड़ रहे हैं। एक सांस मतलब ये नहीं बोलेंगे एक सांस में दौड़ रहे हैं, बिना रुके वो लोग दौड़ रहे हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन तो आप लोग में से भी कोई कर लेगा, भले आकर के 5 दिन तक उठे नहीं बट एक दिन आप लोग भी कर लेंगे। वो लोग हर रोज कर रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाकर देखिएगा, कभी जाकर के देखिए गुलमोहर में, आप लोग के अगल बगल के एरिया में देखिएगा, सुबह सुबह आ जाता है दौड़ने वाले लोग। क्रिकेट जब खिलाया जाता है तो सबसे पहले क्यों एक्सरसाइज कराया जाता है? क्या तो फिटनेस वहां बहुत मैटर करेगा, और ये फिटनेस सिर्फ आपके जिम जाने से नहीं होगा। आप जिम जा रहे हैं, डंबल वगैरह उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर बाहर निकल करके पिज्जा बर्गर और यही सब पे पड़ जा रहे हैं, क्या ही फायदा? ये सब समझने वाली बात। आप सुबह सुबह सैर पे निकलिए, वॉक पे निकलिए, आपको जो एक हवा, एकदम शुद्ध हवा मिलेगा, पूरा दिन भर आप फ्रेश रहेंगे। मगर मेन बात है कि वो नौबत आप लोग की जिंदगी में आता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग का सुबह होता है 9 बजे, तब तक ऑलरेडी बहुत धूप वगैरह, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ हो चुका होता है। फिर आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, तरह तरह का गैस सबको मिलता है। ओके, अब देखिए द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, ये आप लोग के स्कोप में नहीं है, इसको आप लोग काट दीजिएगा बच्चों। ये आप लोगों के स्कोप में नहीं है, इसको आप लोग काट दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों को पढ़ना है। उसमें आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन, माउंटेनस फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव और टाइडल और लिटरल फॉरेस्ट। टोटल 6 अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मगर एज पर द सिलेबस आप लोगों को थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर से बोल दे रहा हूं, सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, मैंग्रोव और टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट। यहां से हम लोगों का अब चैप्टर के अंदर का पोर्शन में प्रवेश होगा। पहला जो फॉरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे, इसका नाम दिया हुआ है एवरग्रीन, मतलब जितेंद्र, बॉलीवुड एक्टर, जिसके लिए बोला जाता है हमेशा हरा भरा है। अनिल कपूर, बेटी बूढ़ी हो गई है, पिताजी और यंग होते जा रहे हैं, ये लोग क्या हो गए? एवरग्रीन। उसी तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन एक ऐसा फॉरेस्ट जिस फॉरेस्ट में आपको साल भर वहां के वृक्ष के पत्ते हरे भरे नजर आएंगे। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों इसलिए सोचना बनता है क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन का यदि लोकेशन देखेंगे तो ये आपको जो वेस्टर्न पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा। उसके ठीक बगल में, मतलब यदि ये हम बात करें, यदि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है तो उसके ठीक बगल में ट्रॉपिकल डेसिडियस है। डेसिडियस में साल भर हरा भरा पत्ता नहीं है, मगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में है, जबकि अगल बगल है। ये क्यों डिफरेंस है ना? अपने आप में आश्चर्य वाली बात है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक ही कंट्री के अंदर में ऐसा क्या बात हो रहा है, एक फॉरेस्ट में साल भर हरा भरा पत्ता, दूसरा फॉरेस्ट में सीजनल। सिर्फ सॉइल इसमें मैटर नहीं करता है, बहुत सारा फैक्टर्स आता है। उन सारे ही फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा, और नेक्स्ट क्लास में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस दोनों ही कंप्लीट कर दिया जाएगा।